हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे टेक मेक 9 पे। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं टेक्निकल एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन NPCIL साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आप एक यहाँ से कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ। पॉइजन्स रेशियो किसका रेशियो होता है? लेटरल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। आपके पर क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से भी डिनोट करते हैं या 1/m से डिनोट करते हैं। पॉइजन्स रेशियो हर मटेरियल का अलग अलग होता है। जैसे पॉइजन्स रेशियो किसका सबसे अधिक होता है? पॉइजन्स रेशियो सबसे किसका अधिक होता है, बताइए आप लोग। पॉइजन्स रेशियो सबसे अधिक होता है रबड़ का। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो सबसे अधिक होता है रबड़ का। आपके सामने रहा ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, द एक्सप्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन फॉर द लीनियरली इलास्टिक होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक्स मटेरियल। ये मटेरियल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये मटेरियल की स्पेलिंग गलत है। मिनिमम नंबर ऑफ द मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जो रिलेशंस होती हैं लीनियरली इलास्टिक होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक्स मटेरियल में, वो कितने कांस्टेंट होते हैं। तो आपको बताना है इसमें कितने कांस्टेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो कि चार कांस्टेंट ऐसे हैं जो बताते हैं कि होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक्स मटेरियल और लीनियरली इलास्टिक के जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यानी क्या होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कांस्टेंट? क्या होता है? 5 से डिनोट करते हैं? नहीं, इसको डिनोट करते हैं G/N से। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? पॉइजन्स रेशियो होते हैं। ठीक है, अंतिम क्या होता है? बल्क मॉडुलस, जिसे C से डिनोट करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन एंड ऑफ द मेटालिक रॉड इज फिक्स्ड। वन एंड ऑफ द मेटालिक रॉड इज फिक्स्ड रिजिडली एंड इट्स टेम्परेचर इज रेज। यानी इसमें कहा गया है कि यदि आप कोई रॉड है उसको एक एंड से फिक्स कर दिया गया और उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। तो इसमें होगा टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें जनरेट होगा टेंसाइल स्ट्रेस। यदि हमारा कोई भी रॉड बोथ एंड फिक्स्ड है, रॉड का दोनों एंड फिक्स्ड है, ठीक है, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? हमेशा सिग्मा सी यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। और आपका एक और कंडीशन बनती है इसकी, यदि हमारा रॉड या कोई भी मेटल हो वो किसी भी एंड से फिक्स्ड ना हो, तो उसमें कौन सा, इस केस में उसमें कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा? आप सीधे सीधे लगा के आएंगे, उसमें स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए आइसोट्रॉपिक्स मटेरियल shear stress and the elastic modulus are the related to each other and the Poisson's ratio according to the, इसमें कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो में क्या रिलेशन है। ठीक है, आपको रिलेशन बताना है, आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, इसमें जो होगा रिलेशन, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसमें एक दो और रिलेशन होते हैं जो ई जी के में, यदि आपसे जी ई के यानी शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इलास्टिक मॉडुलस या बल्क मॉडुलस में आपका रिलेशनशिप पूछेगा तो आप क्या निकालेंगे इसमें, 9 kg डिवाइडेड बाई 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस जी, या इस g को आप क्या लिख सकते हैं, इस g को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9kc डिवाइडेड बाई 3k प्लस c। ये होता है आपका रिलेशन। आप g को c भी लिख सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और एक रिलेशन होता है और इसमें जो बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में होता है, वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, ये 1 माइनस 2 म्यू होता है। ये आपका रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप पूछे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा व्हेन इज द नट, ये नट होगा NUT, नट होगा टाइटन बाय द प्लेसिंग washer below it, the bolt will be subjected to। यानी कहा जा रहा है जब किसी नट को टाइट किया जाता है बिलो द वाशर, द बोल्ट विल बी सब्जेक्ट टू, तो बोल्ट पे कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा बताइए। तो इस बोल्ट पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। और जो वाशर होगा, मान लीजिए कोई बोल्ट है, ये बोल्ट है, आपने ये वाशर लगा दिया, अब इसके नीचे नट कस रहे हैं, इस पर क्या होगा, इस पर तो क्या होगा सिग्मा टी लगेगा और इसमें सिग्मा सी लगेगा, यानी वाशर जो होगा हमारा उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा और जो नट होगा हमारा उस पर हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हुक्स लॉ होल्ड गुड्स अप टू। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि हुक्स लॉ में क्या होता है, एक तो दे देता है इलास्टिक लिमिट अप टू इलास्टिक लिमिट या अप टू इलास्टिक लिमिट, तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ, अप टू इलास्टिक लिमिट में आप कहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, और विद इन इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट और विद इन इलास्टिक लिमिट, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, क्या कहते हैं इसको, ये स्पेलिंग ही गलत लिखी है, प्रोपोर्शनलिटी होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये स्पेलिंग गलत है, इसमें मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, नहीं स्पेलिंग डबल एल होगा, सॉरी नहीं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, आपको बताना है स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है। ठीक है, इसमें स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन हैज़
नो यूनिट, सॉरी, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। ठीक है, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। एक मिनट, सॉरी, ये इसको हटाना है थोड़ा, एक मिनट। ये एक मिनट, इसका थोड़ा सा टेक्निकली इशू आ गया। क्या है इसमें? ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ गए, किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? हाँ, क्या होता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? तो स्ट्रेन की क्या यूनिट होती है? नो यूनिट होती है। स्ट्रेन क्या होता है हमारा? E इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये किसके अंतर्गत आता है? यानी इसमें बोल रहा है सिग्मा इज इक्वल टू, इसमें बोल रहा है सिग्मा इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, सही बोल रहा है, ये भी सही होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू पी अपान ए होता है, यानी एफ अपान ए होता है। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस होगा, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये भी सही है, क्योंकि आप हुक्स लॉ के जो डिफाइन करेंगे तो ई इंटू ई होता है, तो ई को निकालेंगे इधर से, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान ये ई छोटा ई हो जाएगा। तो यानी इसमें ऑल ऑफ एबव ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें ऑल ऑफ एबव सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक? ठीक है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक, इस निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा मटेरियल होता है, या कौन सा मटेरियल होता है? ठीक है, आप लोग को बताना है कौन सा मटेरियल होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है इलास्टिक, वो हमारा होता है स्टील का। अब ये इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिसिटी हमेशा पॉइजन्स रेशियो पे डिपेंड करती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये किस पे डिपेंड करती है? पॉइजन्स रेशियो पे डिपेंड करती है। कैसा होगा? ये मान लीजिए W न्यूटन का लग रहा है, इसका डिस्टेंस जो है L/2 और इसका डिस्टेंस L/2, तो क्या बनेगा इसका? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ट्रायंगल बनेगा। और जो इसका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर उसके मिड स्पैन पे W न्यूटन का लोड लग रहा है, तो उसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो हमेशा ट्रायंगुलर बनेगा, और जो इसका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो हमेशा रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिएक्शन ऑफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडियल लोड। ठीक है, क्या पूछ रहा है? द रिएक्शन ऑफ द प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू द यूडियल, क्या होता है? लोड। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा?
इसका आंसर क्या होगा? 3W/8 होगा। ठीक है, 3W/8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इज वेयर, यानी पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहाँ होता है? बताइए, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहाँ होता है? ठीक है, वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज ज़ीरो, या वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, या वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम, या वेयर द शियर फोर्स इज ज़ीरो। यहाँ बी एम का मतलब बेंडिंग मोमेंट है, एस एफ का मतलब शियर फोर्स है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कहाँ पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होता है? ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहाँ होता है? ठीक है, चलिए मैं डायग्राम के सहायता से आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, यहाँ आया, यहाँ स्ट्रेस लग रहा है, फिर यहाँ स्ट्रेस लग रहा है, फिर यहाँ स्ट्रेस। अब ये वाला पॉइंट जो होगा, यानी वेयर बेंडिंग मोमेंट इज ज़ीरो, वहीं हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होगा। क्या? जहाँ हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो, वहीं हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स। कह रहा है इसमें जो बीम की स्ट्रेंथ होती है वो किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है? ठीक है, ये प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स, क्या होगा? बताइए, बताइए आप लोग इसका आंसर। स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डेप्थ सही होगा। चूँकि हम जानते हैं z इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू I/y होता है। ठीक है, चूँकि हम I इज इक्वल टू जान रहे हैं बी डी क्यूब अपान 12। ठीक है, बी डी क्यूब अपान 12, या आप रख लीजिए बी एच अपान क्यूब। ठीक है, आप इसको क्लियर करके क्या लिख लीजिए, इसको रखिए बी एच अपान क्यूब। ठीक है, बी एच अपान क्यूब। ठीक है, क्यूब अपान 12। ठीक है, और हम y बराबर जान रहे हैं, क्या होता है? y बराबर h/2 हमेशा रखा जाता है। यदि आप d लेंगे तो y इक्वल टू d/2 रखेंगे, यदि आप h ले रहे हैं तो h/2 रखेंगे, ये तो होता है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करके रख देंगे तो z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर, यानी डेप्थ के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो बीम की स्ट्रेंथ होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ द डेप्थ के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया मज़ेदार। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयलर्स फॉर्मूला होल्ड्स गुड्स फॉर। ठीक है, क्या पूछा गया आपसे? आयलर फार्मूला होल्ड्स गुड्स फॉर। फिर से सुनिए, आयलर्स फार्मूला होल्ड्स गुड्स फॉर क्या होगा? शॉर्ट कॉलम ओनली, लॉन्ग कॉलम ओनली, मीडियम कॉलम ओनली, या शॉर्ट एंड मीडियम दोनों के लिए होगा? बताइए।
जो हमारा आयलर इक्वेशन यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। शॉर्ट एंड सॉरी आयलर्स फार्मूला होल्ड्स गुड्स फॉर, यानी आयलर फार्मूला किसके लिए यूज़ किया जाता है? आयलर फार्मूला हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है? आयलर फार्मूला हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है? लॉन्ग कॉलम के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम के लिए, ठीक है। आयलर इक्वेशन क्या होता है? पाई स्क्वायर ई आई अपान एल, एल का स्क्वायर होता है, क्या होता है? क्या होता है बताइए? एल स्क्वायर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है, क्या? जब आपके बोथ एंड इज हिंज्ड हो, जब आपका दोनों एंड क्या हो? हिंज्ड हो, तो जो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ठीक है। एल हो जाएगा, ठीक है। जब वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, सुनिएगा, जब वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री तो क्या हो जाएगा? एल बराबर 2L, ठीक है। और जब वन एंड इज फ्री एंड अदर एंड इज फिक्स्ड, या बोथ एंड इज फिक्स्ड, सॉरी बोथ एंड इज फिक्स्ड, तो क्या होगा? L इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा। जो बोथ एंड इज फिक्स्ड होगा तो L बराबर L/2 हो जाएगा, ठीक है। जब आपका एक सिरा फिक्स्ड हो और दूसरा हिंज्ड हो तो क्या हो जाएगा? L बराबर 2L हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन मैं आपको पिछले वाले में बताया था, वही क्वेश्चन है। बोथ एंड इज फिक्स्ड देन L इज, क्या होगा बताइए? अगर आपका बोथ एंड क्या है? फिक्स्ड है, तो क्या होगा? क्या होगा? L/2 होगा। L इज इक्वल टू L/2 हो जाएगा। जब आप आयलर्स इक्वेशन में रखेंगे पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, तो यानी L स्क्वायर अपान 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर ई आई अपान एल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को। आ गया, देखो थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन। अ काइनेमेटिक पेयर इज कंसिस्ट ऑफ, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेयर आर हैविंग अ पॉइंट एंड लाइन कांटेक्ट, ये लाइन कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन है पेयर आर एलिमेंट, पेयर और होगा, ऑर्डर नहीं, पेयर और एलिमेंट हैविंग सरफेस कांटेक्ट, ठीक है। टू पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग रिलेटिव मोशन, या टू एलिमेंट विच आर मैकेनिकल टुगेदर। काइनेमेटिक पेयर आप उसको बोलेंगे जब आपका किसी भी पेयर के दो एलिमेंट आपस में रिलेटिव मोशन करें, तभी वो क्या होगा? काइनेमेटिक पेयर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए। यूनिवर्सल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका होता है? जो होता है हमारा लोअर पेयर का। लोअर पेयर क्या कहता है? लोअर पेयर यही कहता है कि हमारा सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए, सरफेस कांटेक्ट में होना चाहिए टू एलिमेंट ऑफ द पेयर,
ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? ऑल स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर एंड रोलिंग पेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ऑप्शन? देखिए क्वेश्चन क्या है। ओल्डहम कपलिंग इज द इन्वर्जन ऑफ। पूछा गया है आपसे कि जो ओल्डहम कपलिंग है वो किसका इन्वर्जन है? ठीक है, किसका इन्वर्जन है? तो किसका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का। ठीक है, चेन मैकेनिज्म का। अब ये इन्वर्जन क्या होता है? मान लीजिए कि एक किसी भी मशीन में 4-5 क्या लगे हैं? लिंक लगी हुई है। ठीक है, मान लीजिए ये लिंक लगी हुई है, ये लिंक लगी हुई, ये लिंक लगी, ये लिंक लगी हुई, ये लिंक लगी हुई। ठीक है, 4-5 क्या लगी हुई? लिंक लगी हुई है। जब आप बारी बारी लिंक को फिक्स्ड करते जाएंगे, मान लीजिए पहले आपने इसको फिक्स्ड किया, कुछ और मोशन मिला, 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 रिलेटिव मोशन मिला, आप इसको फिक्स्ड किए, कुछ और मिला। तो यही होता है इन्वर्जन, कि जब आप बारी बारी लिंक को फिक्स्ड करते जाएंगे तो उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, वही होता है इन्वर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। इन अ 4 लिंक काइनेमेटिक चेन, नंबर ऑफ पेयर P, नंबर ऑफ लिंक L आर रिलेटेड एज। पूछा जा रहा है कि क्या रिलेशन होता है नंबर ऑफ पेयर एंड नंबर ऑफ लिंक्स में? क्या होता है? L इजिकल टू 2p-2, या L इजिकल टू 4L, या L इजिकल टू 2p-4, या P इजिकल टू 8L। ठीक है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2p-4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है आपसे, अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज द फॉर्म ऑफ। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आप बताइए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कौन सा पेयर है। ठीक है, कौन सा पेयर बनेगा इसमें? जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा, कौन सा पेयर बनेगा इसमें? कौन सा पेयर बनेगा? क्या स्फेरिकल पेयर बनेगा? यस, क्या बनेगा? स्फेरिकल पेयर बनेगा। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसका है? एग्जाम्पल है स्फेरिकल पेयर का। और इसका क्या एग्जाम्पल होता है स्फेरिकल पेयर का? पेन स्टैंड होता है। ये क्या होता है? पेन स्टैंड या कार मिरर। ठीक है, कार का मिरर होता है जो किया जाता है, उसमें होल्डिंग डिवाइस जो होती है, कार ऐसे लगी, कार में जो लगा रहता है मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर ट्रांसमिटेड बाई अ सर्कुलर शाफ्ट रोटेटिंग ऑन RPM अंडर एक्शन टॉर्क T। यानी पावर ट्रांसमिशन जो होता है सर्कुलर शाफ्ट द्वारा किया जाता है, कर रहा है कोई, और वो RPM पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, और उस अंडर जो टॉर्क लग रहा है वो T लग रहा है। तो कौन सा फार्मूला इसमें होगा? क्या इसमें WT/T/60, या OT/750, या OT=450, या OT=450? ठीक है, ये तो 2 बार आ गया ऑप्शन में, इसको क्लियर हटाइए। होता है क्या? OT/60। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा ओमेगा को 2πN भी लिखा जाता है, T से मल्टीप्लाई कर दिया और 60 तो पहले ही सही था, तो क्या बन जाता है? 2πNT। यदि आपको ऑप्शन में OT/60 न देकर 2πNT/60 दिया है तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? सेंसिटिविटी ऑफ एन आइसोक्रोनस गवर्नर इज, क्या होगा? 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या इनफाइनाइट होगा, क्या होगा बताइए। तो जो होता है हमारा आइसोक्रोनिक सेंसिटिविटी जो होता है आइसोक्रोनस गवर्नर का, वो कितनी होती है? हमेशा 0 पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 0 पाई जाती है। ठीक है, अरे सॉरी, 0 नहीं पाई जाती है, सॉरी, हमेशा क्या पाई जाती है? इनफाइनाइट पाई जाती है। क्या पाई जाती? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट पाई जाती है। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टेड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टिवली एक्सप्रेस्ड द सेंसिटिविटी ऑफ अ गवर्नर। क्या पूछा गया? सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर क्या होती है? गवर्नर की सेंसिटिविटी कितनी होती है? सेंसिटिविटी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हम एकदम सही होगा। ठीक है, इसको लिखते हैं 2n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर। ठीक है, ओके। अब बताइए, फॉर्मूला ऑफ वाट गवर्नर टू फाइंडिंग द हाइट। वाट गवर्नर में हाइट को फाइंड करने के लिए या हाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? या हाइट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फार्मूला बताइए आप। क्या वो h इजकल टू 895 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर के होता है, या h इजकल टू 895 अपान एन के होता है, या n इजकल टू 865 h अपान h के होता है? ठीक है, तो किसके होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बताइए, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान एन स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं h इजकल टू, इसको लिखा जा सकता है h इजकल टू क्या लिखा जा सकता है? h इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? पेन नहीं चल रही यार। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, 895 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, ताकि सब बच्चों के यहाँ पहुँच पाए और ये इस क्वेश्चन को जाने। थैंक यू।